अच्छे लोग बुरे क्यों हो जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिनकी मुझ पर बड़ी पैनी नज़र रहती है। उन्होंने पिछले दिनों फ़ोन करके मेरा क्लास लिया। उनका कहना ये था कि आप मानते हैं कि दुनिया में बेसिकली लोग अच्छे ही होते हैं, मूल स्वभाव उनका अच्छा ही है। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि तमाम लोग अच्छे होने के बावजूद भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी अनुमति समाज नहीं देता। उनका ये कहना था कि अगर लोग अच्छे हैं तो आप ये बताइए कि दुनिया में इतना अनाचार, दुराचार, शोषण, प्रपीड़न, उत्पीड़न ये सब क्यों है। और फिर हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, पोल पोट, ईदी अमीन जैसे लोग जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लाखों लोगों का जीवन ले लिया, तो क्या ये अच्छे लोग थे? और अगर आपका फार्मूला सही है तो फिर ऐसे लोग समाज में क्यों दिखाई देते हैं? निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत मौजूद है और मेरे मित्र का जो ये सवाल है ये पूछा ही जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि कई बारहा जो समान रूप से अच्छे लोग होते हैं उनके साथ समाज बहुत अच्छा नहीं करता, या उनके साथ अन्याय होता है, या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो बदले की कार्रवाई पर उतर जाते हैं। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जो समाज में बहुत श्लाघनीय नहीं है। पर क्या सभी में वो संभावनाएं मौजूद हैं? क्या हर वो व्यक्ति जो अच्छा है वो एक पोटेंशियल बुरा आदमी है? क्या ये दोनों प्रवृत्तियां उसके अंदर हैं? एक इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रायन हेयर कहते हैं कि वो कार्यप्रणाली जो हमें इस प्लेनेट का सबसे काइंड, सबसे अच्छा, सबसे दयालु, सबसे उदार शख्स बनाता है या प्रजाति बनाते हैं, वही कार्यप्रणाली हमें इस प्लेनेट की सबसे क्रूर और सबसे स्वार्थी व्यक्तित्व भी बनाता है या प्रजाति बनाते हैं। ऐसा कैसे? जो हमें अच्छा बना रहा है वही हमें बुरा भी बना रहा है? ये कैसे संभव है? उनका कहना यह है कि वैसे तो हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन मूलतः हमारे अंदर एक घातक खोट है, एक कमी है। और वो कमी क्या है? वो कमी है कि हम जिसे अपने जैसा देखते हैं, हम जिसे अपना समझते हैं, जो हमें अपने जैसे लोग लगते हैं, उनके साथ हमारा गहरा लगाव होता है। और जब हमारा गहरा लगाव होता है तो अगर कुछ लोगों के साथ हमारा गहरा लगाव होगा तो कुछ लोगों के साथ दुराव भी होगा। इसीलिए संभवतः जिसे भी हम अपना समझते हैं, जैसे हम अपने आप को तो अपना समझते ही हैं, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने भाई बंधु को, अपने समाज को, अपने धर्म से संबंधित लोगों को, अपने देश से संबंधित लोगों को, हम जब ऐसा महसूस करने लगते हैं तो हमारा लगाव उनसे बढ़ने लगता है। और इसके पीछे एक न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है, एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जैसे ही हम महसूस करने लगते हैं कि कोई हमारा अपना है, कोई हमारा सहोदर है, कोई हमारे देश का है, कोई हमारे समाज का है, कोई हमारे धर्म का है, वैसे ही हमारे शरीर में ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ऑक्सीटोसिन करता ये है कि हमारे लगाव को और बढ़ा देता है। अब हम उससे प्रेम करने लगते हैं, उससे अच्छा संबंध बनाने लगते हैं। कई सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने इसे मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहा है, और पॉल जैक जैसे न्यूरो साइंटिस्ट तो इसे मॉरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये करता कैसे काम है? क्या करता है ये? बस इसका काम बस इतना ही है कि ये अपने लोगों के प्रति एक आकर्षण पैदा करता है। ये एक सामाजिक भाईचारे का उदाहरण नहीं है और न ही ये दावा करता है, बल्कि अपने लोग पहले, ये इस प्रवृत्ति का प्रवर्तक है। वो हमारा है, उसके लिए पहले कुछ होना चाहिए। हम देखते भी हैं समाज में, हम एक संगठन बनाते हैं, हम अपने लोग ही चुनना चाहते हैं, हम किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे जैसे ही लोग काम करें, जिसको हम पसंद कर रहे हैं वही काम करें। हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, उसमें भी ऐसा ही हम देखते हैं। हम समाज में जहाँ कहीं भी देखते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने तरीके के लोगों को चुनने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसा होता है
तो कुछ लोग जब हमें अपने लगते हैं तो कुछ लोग बेगाने भी लगेंगे। तो जैसे अपनों के प्रति लगाव महसूस होता है, बेगानों के प्रति एक दुराव भी महसूस होने लगता है। हम एक विकर्षण फील करते हैं, हम उनके साथ अपने को अलग महसूस करते हैं, और यही चीज़ एक समय में घातक भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन एक वक्त में ऐसा संभव ज़रूर है। हम अपने देश में रहते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। कुछ लोग बंगाली हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ मद्रासी हैं, कुछ लोग आंध्रा के हैं, कुछ कन्नड़ हैं, कुछ तेलुगु हैं, तरह तरह के लोग हैं। और एक देश के होने के बावजूद भी हम उनसे थोड़ा डिफरेंट महसूस करते हैं, और आप बहुत सारे आंदोलनों में इन चीज़ों को देखते भी होंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक आंध्रा का व्यक्ति, एक पंजाब का व्यक्ति, एक बंगाल का व्यक्ति, एक मद्रास का व्यक्ति इंग्लैंड में एक साथ कहीं मिलते हैं। अब क्या होगा? अब उन्हें लगेगा कि हम लोग एक देश के हैं, और तब आप पाएंगे कि उनसे एक लगाव महसूस होने लगता है। तो जब ये लगाव महसूस होने लगता है, ये प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि कई बार तो दुश्मन देश के लोग भी विदेशों में बहुत अपनत्व एक दूसरे के प्रति फील करते हैं। पर जब आपको ये महसूस होता है कि वो अपने जैसा नहीं है, वो बेगाना है, वो दूसरा है, वो मेरी तरह का नहीं है, तब क्या होता है? जीन पॉल सार्त्रे का एक प्ले है नो एग्जिट। उसमें एक पात्र है जो कहता है हेल इज़ अदर पीपल। दूसरा व्यक्ति जो है वो नर्क है। ऐसा क्यों? और क्या ये सच है? क्या हमको ऐसा लगता है कि दूसरे जो हैं वो नर्क की तरह हैं? आप छोटी सी कल्पना कीजिए, हिटलर ने इतने सारे यहूदियों की हत्या कराई है, तो क्या सोचा होगा, क्या लगता होगा उसको? उसको तो लगता ही होगा कि ये दूसरे लोग हैं, ये मेरी तरह के लोग नहीं हैं, ये अलग तरह की प्रजाति हैं, और अगर ऐसा है तो ये नर्क हैं, और नर्क से कौन छुटकारा नहीं पाना चाहेगा? आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है, आप बैठे हुए हैं, इतने में आपको दिखता है कि एक आपका दोस्त दूर खड़ा है। अब ऑक्सीटोसिन काम करना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि अरे यार तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। अब इतनी भीड़ में भी आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ बैठ जाओ यहाँ। पर आप ये सोचिए कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। आप देखते हैं कि पास छोटी सी जगह है, आपको लगता है यार कि अगर यहाँ कोई बैठ गया तो हमें और कंजेशन का सामना करना पड़ेगा, और मुश्किल हो जाएगी, तो आप और चौड़े से बैठ जाते हैं ताकि वो यहाँ के ना बैठ पाए। तो दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या है ना नर्क की तरह। लेकिन बस बात इतनी सी है कि आप उसको दूसरा समझ रहे हैं। ये समझने का ही खेल है। आप अपना समझते हैं तो आप अलग तरह का व्यवहार करते हैं, और आप जब दूसरा समझते हैं, ये कई बार अपनों के साथ भी होता है। बहुत सारे लोगों के पारिवारिक झगड़े होते हैं। हमारे महाभारत की कहानी में देखिए, वहाँ क्या पोजीशन है, एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा होगा? दुर्योधन को पांडव जो हैं वो दूसरे ही तो लग रहे थे, अपने कहाँ लग रहे थे, और निश्चित रूप से तब उनके अंदर घृणा पैदा हुई। तो क्या इन सब के पीछे उस बदमाश ऑक्सीटोसिन का ही रोल है? मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि शायद ऐसा ही है। पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो लोग समाज में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका समाज में योगदान होता है, और ऐसा लगता है कि वो समाज के प्रति बहुत आग्रही हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो भी एक स्टेज पर आने के बाद बदल जाते हैं, और कई बार उनका नाम समाज में बहुत घृणा से भी लिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? कोई अच्छा आदमी, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी, कोई बहुत ही समाज को चाहने वाला आदमी, कोई बहुत ही समाज में बदलाव करने वाला आदमी, कोई बहुत ही समाज का हितैषी ऐसे बदल सकता है? रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर काउंसिल के सामने खड़ा था। उसे अपनी सफाई देनी थी, वो सफाई देना चाहता था, लेकिन आज उसे कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो रॉबेस्पियर जिसके भाषणों पर लोग मोहित थे, हर व्यक्ति जो उसकी बात सुनना चाहता था, आज उसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उस पर आरोप लगाए गए थे कि उसने क्रांति को भटकाया था, उस पर आरोप लगाए गए थे कि उसने अन्याय की थी, उसने क्रूरता की थी, उस पर आरोप लगाए गए थे कि वो शंकालु व संदेहशील हो गया था।
रॉबेस्पियर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो जेल ले जाया गया, लेकिन फिर उसको एक होटल द विले में रखा गया। रॉबेस्पियर को लगता था कि शायद लोगों का दिल बदल गया है और जल्दी मैं इससे मुक्ति पा जाऊंगा। इसी बीच कुछ विरोधी सैनिक वहाँ आ गए और उसमें से एक सैनिक ने उस पर गोली चला दी। रॉबेस्पियर का जबड़ा टूट गया, वो लहूलुहान हो गया और लोगों ने दौड़कर उसे संभाला, उसके बैंडेज किया, उसकी पट्टी लगाई। पर रॉबेस्पियर की ये कल्पना है कि उसे मुक्ति मिल जाएगी निरर्थक साबित हुई। उसे दूसरे दिन उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ गिलोटिन था। गिलोटिन एक तरह का डिवाइस था उस समय में, जिसे मृत्युदंड दिया जाता था। उसमें एक बहुत बड़ा सा ब्लेड हैंग ऊपर रखा रहता था और एक लीवर से उसका संचालन होता था, और अपराधी के सर को उस गिलोटिन के नीचे लगा दिया जाता था। गिलोटिन ऊपर से गिरता था और सर धड़ से अलग हो जाता था। इसी गिलोटिन पर 1 साल पहले मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के आदेश से ही फ्रांस के राजा लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनिएट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, और आज उसी गिलोटिन पर रॉबेस्पियर को चढ़ना था। उसे मृत्युदंड दिया गया था। जब उसे लाया गया तो अर्धमूर्छित अवस्था में वो था, और एक औरत दौड़ के उसके पास आई और उसने कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु पर मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो जाएगा। अर्धमूर्छित रॉबेस्पियर ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। इतने में उसके जबड़े पर से वो पट्टी रिमूव कर दी गई। खून का फव्वारा टूट पड़ा, और एक व्यक्ति जो उसके बगल में खड़ा था उसने तुरंत अपने रुमाल निकाला और उसे लगाने की कोशिश की। अपनी डूबती आवाज़ में रॉबेस्पियर ने कहा, मर्सी मॉन्सेयर, मर्सी, महाशय दया कीजिए। पर क्या दया की गई? रॉबेस्पियर ने भी तो दया नहीं की थी किसी पर, और उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो क्या रॉबेस्पियर इतना बुरा आदमी था? कौन था रॉबेस्पियर? हम में से बहुत सारे लोग, आप सब भी शायद जानते होंगे, फ्रांसीसी क्रांति का एक महानायक था रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर एक ऐसा शख्स था जिसने समाज को मताधिकार का अधिकार दिया था। वो ऐसा व्यक्ति था जो मृत्युदंड से नफरत करता था, और एक समय में वो जब वो न्यायाधिकरण में था तो उसने इस्तीफा दे दिया था कि उसे किसी को मृत्युदंड न देना पड़े। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसका नारा था, वो रॉबेस्पियर, जिसने फ्रांस के समाज को बदलने की कोशिश की थी, जो फ्रांस के समाज में समानता लाना चाहता था, जो फ्रांस के समाज को बदलना चाहता था। उसने क्या अपराध कर दिए थे? जब वो सत्ता में पहुंचा तो वो शंकालु हो गया। जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ था या जिसका भी मत उसके विरुद्ध होता था, वो उसे गिलोटिन पर चढ़ा देता था। वो इतना शंकालु हो गया कि उसने अपने दोस्तों तक को नहीं बख्शा। दांतो जैसे मित्र को भी उसने गिलोटिन पर चढ़ा दिया। वो रॉबेस्पियर जिसके तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, द इनकरप्टेबल वन, जिसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। और उस रॉबेस्पियर ने 55,000 लोगों की जानें ली, और उसके रेल्म को रेन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का साम्राज्य। तो वो रॉबेस्पियर जो समाज में समानता लाना चाहता था, जो मृत्युदंड से घृणा करता था, जो किसी को मारना नहीं चाहता था, उसने ऐसा क्यों किया? आज के न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी भला और अच्छा सा इंसान ऐसा परिवर्तित कैसे हो जाता है, और इसके पीछे उन्हें दिखाई देती है सत्ता, पावर। क्या पावर, क्या सत्ता, क्या ताकत, क्या महत्वाकांक्षा इतना बदल देती है इंसान को? उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, और कुछ बड़े मज़ेदार से हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की कुछ टीम बनाई। हर टीम में 4-4 बच्चे थे, और चारों बच्चों को प्लेट में 5-5 कुकीज़ दी गई, और उन्हें कहा गया कि वो खाएं, और उसमें से हर 4 में से एक बच्चे को लीडर बना दिया गया। हुआ यूं
कि बाकी बच्चे तो एक एक कुकी उठाए, लेकिन जो लीडर बना हुआ था उसने 2 कुकी ले लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसको यह एहसास हो रहा था कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं कुछ महत्वपूर्ण हूँ, तो मुझे सबके बराबर की चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, मुझे सबसे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा ही एक प्रयोग कार के ड्राइवरों के साथ किया गया। कुछ ड्राइवरों को पुरानी कारें दी गईं और चलाने के लिए कहा गया। सभी ने कानून और नियमों का पालन करते हुए सही तरीके से ड्राइविंग की। अब उन्हीं ड्राइवरों को बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ और BMW टाइप की दी गई, और ये पाया गया कि उसमें से लगभग 45% ने तो अधिक कर दी। उन्होंने रफ गाड़ियाँ चलाई, उन्होंने कानून तोड़े, उन्होंने कई सारे लोगों के जान जोखिम में डाले। और एक पेपर ने तो यहाँ तक लिखा कि BMW चलाने वाले ड्राइवर तो सबसे ज़्यादा धृष्ट और गलत थे। ऐसा क्यों हुआ? वही ड्राइवर थे जो पुरानी और सामान्य सी कारें चला रहे थे, वही ड्राइवर जब उन्हें BMW दिया गया, जब उन्हें मर्सिडीज़ दी गई या और भी बड़ी बड़ी कारें दी गई। मनोवैज्ञानिक ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब महत्व का एहसास होता है, जब पावर मिलती है, जब ताकत मिलती है, जब इम्पोर्टेंस मिलती है, तो आदमी के ब्रेन में कुछ हलचल होने लगती है। और जैसे ही सत्ता का बोध होता है, ब्रेन के अंदर जो मिररिंग की कैपेसिटी है, जो प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, वो ब्लॉक होने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। ये मिररिंग से क्या होता है? मिररिंग से हमें परानुभूति होती है, हमें दूसरे की अनुभूति होती है। मिररिंग में ऐसे ही होता है कि जैसे हम किसी को दुखी देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं तो हम भी मुस्कुराते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को सामने यानी हुई चमाही आई तो आपको भी चमाही आ जाती है। तो इस तरह हम लोगों से एक अनुभूति महसूस करते हैं, वो जैसा है वैसे उसकी तरह हमें लगता है। लेकिन जब सत्ता का बोध होता है, जब सत्ता हम पर हावी होती है, तो ये मिररिंग की कैपेसिटी कम होने लगती है, हमारी परानुभूति लगभग समाप्त होने लगती है, ये हमें संवेदना शून्य बना देती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो ऐसा है जैसे हमारा कोई प्लग ही निकाल दिया गया हो और हमारा दिमाग शून्य हो जाता हो। सत्ता वो नशीला पदार्थ है जो दिमाग को लगभग शून्य कर देता है और हमारी परानुभूति सुप्त अवस्था में चली जाती है। लगने लगता है सत्ताधारी को कि लोग कितने नकारे, कामचोर, आलसी और बेकार किस्म के हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, और मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। लोगों को चाहिए कि हमारा आदेश माने, क्योंकि मेरे पास ही वो प्रतिभा है, वो क्षमता है कि मैं लोगों को सही दिशा निर्देश दे सकता हूँ। लोगों को मेरे सामने झुकना चाहिए, मेरी आज्ञा माननी चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक छवियाँ तो पागलपन के इस हद तक चली जाती हैं कि आदमी को अपने सिवा कुछ नहीं दिखता। वो इतने ज़्यादा आत्मकेंद्रित, आत्मरति के शिकार, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने वाले, अतिशय क्रूर और कई बार तो बहुत आक्रमणकारी भी हो जाते हैं। सत्ता में बैठे लोगों के बारे में जो मनोवैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उन्होंने पाया है कि वो एक्वायर्ड सोशियोपैथी के शिकार हो जाते हैं। अब ये क्या बला है? ये पाया गया है कि जब कभी मस्तिष्क पर चोट लग जाती है तो ये बीमारी, ये मनोविकार पैदा होता है। और इसमें होता क्या है कि आदमी बहुत स्वार्थी, बहुत लोलुप, बहुत क्रूर, थोड़ा बदतमीज, गुस्से वाला। आप कई बार देखते होंगे सत्ता बैठे लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि सामान्य लोगों को उनकी बात सुन के शर्म सी महसूस होने लगती है। कोई आदमी ऐसे भी बोल सकता है क्या? आप समाज में यूँ भी देखते हैं कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलने से, थोड़ा सा महत्व मिलने से लोग ज़मीन छोड़ देते हैं। आप बहुत सारे अधिकारी और ऑफिसर्स में भी ये चीज़ पाते होंगे कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पावर आता है, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनकी एक्टिविटी बदलने लगती है। इसीलिए संभवतः बड़े लोगों ने कहा है कि जब कभी आप पावर में हो, जब महत्वपूर्ण हो, जब आपके पास ताकत हो, तो ज़रूर एक कॉन्शियस कीपर रखना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके और जो आपको सही लेवल पर रखने की कोशिश करे। शायद इसीलिए शायर ने कहा है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। बेचारा शायर जानता है कि जब खुदाई मिलेगी तो अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। खुदाई मिलना तो दूर की बात है, बिना खुदाई मिले ही क्या हम सबको अपने सिवा कुछ और दिखाई देता है?